नमस्कार प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे। आज क्लास लेने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, सच यही है। मन था कि आज छुट्टी कर लूं, लेकिन क्लास ले लेता हूं। फिर ये भी लगता है कि यार क्या करूंगा छुट्टी करके, है ना। दरअसल क्लास नहीं लेने का मन इसलिए था क्योंकि आज सुबह से मेरा हेडेक हो रहा है और मैंने कोशिश की, दवाई भी ली, लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिली। माइग्रेन की समस्या है दरअसल, और इधर होता है, फिर इधर होने लगता है, फिर इधर पीछे होने लगता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। बड़ी जटिलता है फिर, है ना। खैर, क्लास लेते हैं, जब तक ले सकते हैं तब तक तो लेंगे। ठीक है, तो जुड़ेंगे सब लोग। लेखपाल महोदयो, कैसे हो लेखपाल जी? सब लोग बढ़िया हो? तो लेखपाल जी, कल हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था पता है आपको? लेखपाल जी, कल हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था, पूंजीगत व्यय क्या होता है। फिर मैंने बताया था बजट की दशाएं कौन कौन सी है, राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। सही है। आज उससे आगे की चीजें हम लोग करने वाले हैं। आई बात समझ में? आज उससे आगे की चीजें हम लोग करेंगे। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। एक, राजकोषीय घाटा मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब राजकोषीय घाटे के बाद में हम अगली बात करते हैं यहां पर प्राथमिक घाटे के बारे में, प्राइमरी डेफिसिट। प्राथमिक घाटा क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। तो आइए जरा मैं हेडिंग डाल देता हूं, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा। और प्राथमिक घाटे को हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। प्राइमरी डेफिसिट के नाम से आप इसे जानते हैं, प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा क्या है, ये सूत्र आपको जरूर याद रखने हैं, परीक्षा में आपकी एग्जाम में सूत्र पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सूत्र तो जरूर याद रखें। प्राथमिक घाटा क्या है? तो प्राथमिक घाटे का एक सूत्र है, और वो सूत्र ये है कि जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाया जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग प्राथमिक घाटा कहते हैं, आसान से भाषाओं में, आसान सी भाषा में। तो लिखेंगे राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान का अंतर प्राथमिक घाटा कहलाता है। तो लिखेंगे राजकोषीय घाटा राजकोषीय घाटा एवं ब्याज भुगतान का अंतर राजकोषीय घाटा एवं ब्याज भुगतान का अंतर प्राथमिक घाटा कहलाता है। प्राथमिक घाटा कहलाता है। ठीक है भाई। तो राजकोषीय घाटा एवं ब्याज भुगतान का जो अंतर है उसी को हम प्राथमिक घाटा बोलते हैं। तो इसका सूत्र है, ये सूत्र आपको जरूर लिखना है कि प्राइमरी डेफिसिट बराबर प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक घाटे के नाम से। किसे, इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक घाटे। आवाज को बहुत भून कर लीजिए, भून कर लीजिए। आवाज सही है? एक बार बताएंगे आवाज सही है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि आवाज सही है। आप एक बार बताओ मुझे, सभी लोग। क्यों भाई, आवाज सही है ना?
प्लीज बताएंगे? ठीक है, चलिए अगली बात हम इसमें लिखेंगे प्राथमिक घाटा जो ये क्या बताता है, तो लिखेंगे यह सरकार की वास्तविक वित्तीय स्थिति को बताता है। सरकार की यह सरकार की वास्तविक वित्तीय दशा को बताता है। तो पूछा जा सकता क्यों, क्योंकि इसमें ब्याज भुगतान के अंतर को हटा दिया जाता ना, ब्याज भुगतान नहीं होता, तो पुराने जो कर्जे हैं उसका ब्याज जो उसको हम हटा देते हैं, तो वर्तमान में सरकार की क्या स्थिति है उसको ये बताता है। ठीक है, तो सवाल पूछा जाता है कि प्राथमिक घाटा दरअसल किसको बताता है, तो याद रखना है मेरे दोस्त, प्राथमिक घाटा जो है वह वास्तविक दशा को बताता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। बढ़े आगे, ये तो प्राथमिक घाटे के बारे में मैंने बातचीत कर ली है। अब एक होता है राजस्व घाटा। क्या मैं आपको राजस्व, अच्छा प्राथमिक घाटा कितना है, तो इस डायग्राम में आप देखेंगे, यहां पर देखिए प्राथमिक घाटा कितना है। प्राथमिक घाटा 0.7% है। तो हम यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए अनुमानित, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए अनुमानित, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए अनुमानित, अनुमानित कितना है, अनुमानित जीडीपी का 0.7%, 0.7% प्राथमिक घाटा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कितना है, 0.7% है, परीक्षा में आता है भाई। अच्छा मैंने राजस्व घाटा आपको पढ़ा दिया था क्या, राजकोषीय, हाँ राजस्व घाटा हो गया था आपका, राजस्व घाटा भी हो गया था और बजट घाटा भी आपका हो गया। चलो चलो बहुत बढ़िया। तो राजस्व घाटा, अब हम एक और पॉइंट लिखेंगे, प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। ओके प्यारे भाई, प्रभावी राजस्व घाटा ये क्या चीज है, इसके बारे में हम थोड़ी सी यहां पर चर्चा करने वाले हैं। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, तो अगर सवाल यह पूछा जाए कि प्रभावी राजस्व घाटा कब पेश किया गया था, तो मैं आपको बता दूं 2011-12 में इसको पेश किया गया था। कब पेश किया गया था, 2011-12 में। तो लिखेंगे यह 2011-12 में पेश किया गया, यह 2011-12, यह 2011-12 में पेश किया गया। तो ये कब पेश किया गया था मेरे प्यारे दोस्त, 2011-12 में इसको पेश किया गया था। ठीक है, बजट एंड कैपिटल डेफिसिट, पूंजीगत घाटा नहीं हुआ है, करवा तो दिया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, इधर देखो तो सही, मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये क्या सूत्र है, इसका क्या सूत्र से पहले इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, तो लिखेंगे राजस्व घाटा और केंद्र सरकार द्वारा, अच्छा केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है कि नहीं देती है। मान लो अनुदान केंद्र सरकार राज्यों को दे रही है और राज्य जो है उस अनुदान का प्रयोग कैपिटल फॉर्मेशन के लिए करे, तो भाई वो तो एक प्रकार का पूंजीगत व्यय हो गया, तो उसके अंतर को हम हटाते हैं। तो लिखेंगे राजस्व घाटा
और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान, राजस्व घाटा और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान, राज्य जो अनुदान देता है, ठीक है, अनुदान, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान, अनुदान से, अनुदान से, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान से, अनुदान दिया, अब उस अनुदान से अगर राज्य, राजस्व घाटा और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान से राज्य द्वारा पूंजीगत संपत्तियों का सृजन, का अंतर क्या कहलाता है? तो प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है। अगर ये लाइन थोड़ा सा जटिल हो तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में इसको यहां पर लिख करके बता देना चाहूंगा कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। शायद ऐसा हो सकता है कि भाषा उसमें ना सेट हो पा रही हो, तो हम यहां पर लिख देते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर क्या होता है? तो लिखेंगे राजस्व घाटा, राजस्व घाटा माइनस, माइनस, है ना, माइनस क्या करेंगे? पूंजीगत संपत्तियों के सृजन के लिए दिया गया अनुपात, अनुदान, माइनस पूंजीगत संपत्तियों के सृजन, पूंजीगत संपत्तियों के सृजन, पूंजीगत संपत्तियों के सृजन के लिए राज्यों को राज्यों को दिया गया अनुदान, राज्यों को दिया गया अनुदान। इसी के अंतर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रभावी राजस्व घाटे के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये प्रभावी राजस्व घाटा वास्तविक रूप से घाटे की तस्वीर को पेश करता है, क्योंकि हम उस एक्सपेंडिचर को इसमें से हटा देते हैं जो अनप्रोडक्टिव है, ठीक है। तो लिखेंगे यह घाटे की वास्तविक स्थिति को बताता है, यह घाटे की वास्तविक स्थिति को बताता है। यह घाटे की वास्तविक स्थिति को बताता है क्योंकि इसमें, है ना, क्योंकि इसमें उस व्यय को हटा दिया जाता है जो अनुत्पादक है। इसलिए प्रभावी राजस्व घाटा देखा जाता है, ठीक है। चलो उतारो इसको, बताओ भाई।
उतार लिया। गोलू क्या कह रहे हैं? जय हिंद सर, सॉरी सर, मैं वीओडी देखता हूँ सारी क्लास। तो क्या दिक्कत है भाई, वीओडी तो अच्छी बात है, कम से कम मेरे को दुड़ा तो लो तुम। ठीक है, ये सूत्र याद रखना आप तो। राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत संपत्तियों के सृजन के लिए राज्यों को दिया गया अनुपात। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि पूंजीगत संपत्ति का सृजन का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि पूंजीगत संपत्ति का सृजन का मतलब क्या है। पूंजीगत संपत्तियों का सृजन का मतलब क्या है, तो ऐसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पर फिर भी आपको यहां पर लिखवा देता हूं, क्योंकि कुछ बेरुओन होते हैं जो आज ही आते हैं क्लास में। तो पूंजीगत संपत्ति का सृजन या पूंजीगत संपत्तियां क्या होती, कैपिटल असेट्स आप इन्हें बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पूंजीगत संपत्ति का मतलब होता है सड़क, भवन, सड़क हो गया, भवन हो गया, है ना, सड़क हो गया, भवन हो गया, बांध हो गया, पार्क हो गया। सड़क, भवन, बांध, पार्क, सही है। सड़क, भवन, बांध, पार्क, या फिर और क्या बोल सकते हैं, एयरपोर्ट, इन सब का निर्माण, एयरपोर्ट आदि संपत्तियों का निर्माण, आदि का निर्माण। तो अगर राज्य को अनुदान दिया और इसमें वो पैसा खर्च करे, तो भाई ये अनुत्पादक थोड़ी है, तो उत्पादक चीजों में खर्च किया जा रहा है ना पैसा, तो इसलिए इसे पूंजीगत संपत्तियों में शामिल किया जाता है। ठीक है, मानसी जी एग्जाम्पल दे दिया मैंने, सड़क का निर्माण, भवन का निर्माण, पार्क का निर्माण। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारे घाटे हमारे हो गए कंप्लीट। बताओ एक बार। हम्म, क्यों भैया? बढ़े आगे बढ़े, चलिए। कौन कौन से घाटे मैंने करवा दिए हैं आप लोगों को? राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, राजकोषीय घाटा, ये घाटे घाटे हो गए, है ना। थोड़ा सा टेक्निकल है ये सब्जेक्ट, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है, बाकी सब्जेक्ट है बड़ा शानदार। ठीक है, चलो भाई। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जिनके बारे में हम यहां पर डिस्कशन आप लोगों के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बातचीत करें मेरे साथियों, तो आपने कई सारी चीजें सुनी होगी। ठीक है, बोले क्या सर, क्या सुना होगा? केंद्रीय बजट में कई सारे आपने चीजें सुनी होगी। जैसे हम चर्चा करें मेरे साथियों, तो बजट कई सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, करा दे बजट के कुछ प्रकार लिखवा दूं आप लोगों को, बताओ एक बार। हाँ जी बिल्कुल, ओके ओके, सवाल भी करवा देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, सवाल लेकर आ जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सवाल भी लेकर के आ जाएंगे। जी बिल्कुल। तो चलिए फिर बजट के कुछ प्रकारों के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, कि बजट के क्या क्या प्रकार है और क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में जो आपको यहां पर जाननी चाहिए।
ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेरे साथियों बजट के अन्य प्रकारों के बारे में। और एक प्रकार है जिसका नाम है द ब्लैक बजट। ठीक है, तो बजट के अन्य प्रकार। बजट के कुछ प्रकार हैं। बजट के कुछ प्रकार हैं, जैसे मैंने बताया द ब्लैक बजट। पहला है ब्लैक बजट। ब्लैक बजट, आप क्या जानते हैं ब्लैक बजट के बारे में, ये बताओ। आप क्या जानते हैं ब्लैक बजट के बारे में, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, ब्लैक बजट किसके द्वारा पेश किया गया? हम्म तो मेरे साथियों यशवंत बी चावहण के द्वारा ये ब्लैक बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा? यशवंत बी चावहण। 1973-74 में ये बजट पेश किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो लिखेंगे ब्लैक बजट में, लिखेंगे फाइनेंशियल ईयर 1973-74। फाइनेंशियल ईयर 1973-74 का बजट, दरअसल ये ब्लैक बजट कहलाता है। क्या कारण है? किसकी सरकार में? इंदिरा गांधी की सरकार। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। किसके द्वारा पेश किया गया था ये? तो याद रखना है, ये पेश किया गया था यशवंत राव बी चावहण के द्वारा। ठीक है, तो लिखेंगे पेश किसके द्वारा किया गया था? यशवंत राव चावहण द्वारा। ये इनके द्वारा पेश किया गया था। यशवंत राव चावहण जी के द्वारा मेरे साथियों ये क्या किया गया था? पेश किया गया था। यशवंत राव चावहण जी के द्वारा ये पेश किया गया था। इसमें इसे ब्लैक बजट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय राजकोषीय घाटा जो था वो 550 रुपए हो गया था, सॉरी 550 करोड़ रुपए हो गया था। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो राजकोषीय घाटा 550, राजकोषीय घाटा 550 करोड़ रुपए होने के कारण कितना हो गया था? 550 रुपए हो गया था, 550 करोड़ रुपए हो गया था। इसलिए इस बजट को हम ब्लैक बजट के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में मैंने क्या बताया? इसीलिए इसे हम ब्लैक बजट के नाम से जानते हैं। 550 करोड़ रुपए का इसमें क्या हो गया था? भारी राजकोषीय घाटा हो गया था। अब क्या कारण था ऐसा? इसके पीछे क्या कारण था? ऐसा क्यों था? राजकोषीय घाटा इतना क्यों हो गया था? तो इसके पीछे क्या कारण था? तो इसके पीछे क्या कारण था? तो इसके पीछे कारण था 1971 का युद्ध। आपको सबको पता है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। बांग्लादेश का जन्म हुआ था ना उस समय। फिर तेल संकट था, सूखे की समस्या थी, तो लिखेंगे सूखा। दूसरा कारण था सूखा, सूखा। और फिर लिखेंगे तेल संकट। तेल संकट, इस वजह से क्या हुआ? तो इस वजह से मेरे साथियों ये ब्लैक बजट था, इसलिए इसको ब्लैक बजट बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया वो समझ में आ गया?
कि इसको ब्लैक बजट क्यों बोलते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, उतार लीजिए, मैं मना कहाँ करता हूं, उतारो। बढ़े आगे। अगला बजट है इपोकल बजट। क्या बोलते हैं? इपोकल बजट। तो अगला बजट हम लोग क्या लिखेंगे? इपोकल, द इपोकल बजट। इपोकल, इपोकल बजट अगला लिखेंगे, द इपोकल बजट। द इपोकल बजट, द इपोकल बजट। ठीक है भाई, द इपोकल बजट क्या है, इसके बारे में क्या बातें हमें जानना है द इपोकल बजट के बारे में। ये आधुनिक भारत का सबसे महत्वपूर्ण बजट है। ठीक है, और किसके द्वारा पेश किया गया था? ये वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, तो लिखेंगे, लिखेंगे मनमोहन सिंह द्वारा पेश किया गया। या ऐसा लिखें, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा पेश किया गया था मेरे साथियों। क्यों पेश किया गया था, क्या कारण थे इसको पेश करने के पीछे? हाँ सर। तो मेरी बात सुनना है, 1991 का था ये, और इसके पीछे क्या क्या कारण थे, इसको द इपोकल बजट क्यों कहा जाता है? तो इसको द इपोकल बजट कई कारणों से कहा जाता है। सबसे पहली बात तो लाइसेंसिंग राज्य की समाप्ति हुई थी, लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त किया गया था इसमें, लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त किया गया। लाइसेंसिंग प्रणाली को इसके अंदर समाप्त किया गया था। दूसरा मेरे साथियों, इसके अंदर एलपीजी सुधारों को अपनाया गया था, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया था, आप इसमें ऐसा लिखें, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना, या एलपीजी सुधार भी आप लिख सकते हैं। तो एलपीजी सुधारों को अपनाया गया था इसके अंदर, एलपीजी सुधारों को अपनाया गया था। एलपीजी सुधारों को अपनाया गया था। तो याद रखना, इसकी दूसरी विशेषता क्या थी, इसमें एलपीजी सुधारों को अपनाया था। इसमें हमने जो कस्टम ड्यूटी थी उसको 220% से घटा करके 150% कर दिया था। ठीक है, तो हम तीसरा बिंदु इसके अंदर क्या लिखेंगे, कस्टम ड्यूटी को, कस्टम ड्यूटी को 220% से घटाकर कस्टम ड्यूटी को 220% से घटाकर तक हमने इसमें किया था। तो इसीलिए इस बजट को द इपोकल बजट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? द इपोकल बजट के नाम से आप इसे जानते हैं, आसान सी भाषा में इसे आप ये कहते हैं। इसके अलावा अगला एक बजट है जिसे बोलते हैं ड्रीम बजट। ठीक है, ड्रीम बजट। ड्रीम बजट आप इसे कहते हैं,
ड्रीम बजट आप इसे कहते हैं, ड्रीम बजट। ओके, तो ड्रीम बजट के बारे में क्या कहना है? तो ड्रीम बजट के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो सबसे पहली बात तो ये 1997-98 का बजट है और पी चिदम्बरम के द्वारा इसको पेश किया गया था। पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, 9 बार बजट पेश किया इन्होंने। तो 1997-98 का बजट, ठीक है, किसके द्वारा पेश किया गया? पी चिदम्बरम। तो पी चिदम्बरम द्वारा पेश। पी चिदम्बरम द्वारा पेश। पी चिदम्बरम जी के द्वारा पेश किया गया। इसको ड्रीम बजट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमने लाफर वक्र को अपनाया था। लाफर वक्र टैक्स वाले टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लिखेंगे। इसमें लाफर वक्र को अपनाया गया था। इसमें लाफर वक्र को अपनाया था। लाफर वक्र दरअसल कर संग्रह और कर की दर के बीच में संबंध को बताता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? इसमें कोई ऐसा शब्द है जो आपको समझ में ना आ रहा हो? क्या नाम है? मीनाक्षी जी, बताएं, इसमें ऐसा कोई शब्द है जो आपको समझ में ना आया हो? ठीक है, अगली बात मेरे साथियों, अगले बजट की हम चर्चा करते हैं। अगला जो बजट है वो लिखते हैं मिलेनियम बजट। मिलेनियम बजट ये यशवंत सिन्हा जी के द्वारा 2000 में पेश किया गया था। मिलेनियम बजट, मिलेनियम बजट, तो लिखेंगे इसके अंदर यशवंत सिन्हा जी के द्वारा यह पेश किया गया था। कब का बजट है? सन 2000 का। ओके, अब इसको मिलेनियम बजट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमने बहुत बढ़िया, इसमें हमने आईटी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया था कुल मिलाकर के। तो लिखेंगे आईटी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आईटी इंडस्ट्रीज का विकास, इसमें हमने आईटी इंडस्ट्रीज का विकास बढ़ावा दिया था, विकास को बढ़ावा दिया था। इसलिए इसे द मिलेनियम बजट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? द मिलेनियम बजट आप इसे कहते हैं। ठीक है, द मिलेनियम बजट, इतना भर आपको याद रहो। या कंप्यूटर उपकरणों को हमने बढ़ावा दिया था, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अगला एक बजट है मेरे साथियों, उसका नाम है रोलबैक बजट। रोलबैक बजट बड़ा फेमस बजट है ये। रोलबैक बजट, रोलबैक बजट, ठीक है, रोलबैक बजट के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या है इसके बारे में कहानी रोलबैक बजट के बारे में? तो मैं आपको बताता हूं, ये 2002-03 का बजट है और इस समय अटल जी की सरकार थी। 2002-03 का बजट है ये, और ये भी यशवंत सिन्हा जी के द्वारा ही पेश किया गया था। यशवंत सिन्हा जी के द्वारा पेश किया गया था रोलबैक बजट। और मैं आपको इसके अंदर ये बताना चाहता हूं मेरे साथियों कि इसमें बहुत सारे प्रस्ताव थे जिनको वापस ले लिया गया था, इसीलिए इसे रोलबैक बजट कहा जाता है।
तो लिखेंगे बजट में बहुत सारे प्रस्तावों को वापस लिया गया, बजट के कई प्रस्तावों को वापस लिया था। इसीलिए से रोलबैक बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रोलबैक बजट। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बढ़े आगे। वैसे ही एक होता है जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग। अब जीरो बेस बजटिंग की अगर मैं बात करूं तो यह सबसे पहले अपनाया गया था मेरे साथियों अमेरिका में। 1960 के दशक में अमेरिका में इसको अपनाया था। तो लिखेंगे सर्वप्रथम अमेरिका ने अपनाया। ठीक है, दूसरी बात, भारत में इसे 1987 में अपनाया गया। भारत में इसे 1987 में अपनाया था। अब सवाल यह बनता है कि जीरो बेस बजटिंग क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जीरो बेस बजटिंग का मतलब होता है कि हर साल जब भी पैसा आवंटित किया जाता है तब जीरो मान करके किया जाता है। तो नई अवधि के लिए नया बजट जारी किया जाए, इसी को हम बोलते हैं जीरो बेस बजटिंग। क्या बोलते हैं? तो नई अवधि के लिए नया बजट जारी करना। ठीक है, तो लिखेंगे मदों को शून्य मानकर बजट जारी करना। मदों को शून्य मानकर बजट जारी करना। मेरे प्यारे दोस्त इतना ही करेंगे आज, है ना? ठीक है, इसको पढ़िएगा। और ये बजट का आपका टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। बाकी देखो बजट अपने आप में बहुत बड़ा है ना, पर जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो मैंने करवा दिए। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे सतत विकास लक्ष्य के बारे में। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य, उसके बारे में हम कल की क्लास में। बताओ कैसे लगी आपको क्लास, है ना? अब मैं क्लास से छुट्टी लेना चाह रहा हूं, है ना? अब आराम फरमाऊंगा। बताओ भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अनुजी शुक्रिया, आंचल जी, विपिन भाई, प्रिया, लव सोनम, शुभम भाई, है ना? थोड़ा सा देखो जटिल तो है, मान सकते हैं टेक्निकल टर्म है इसके अंदर, पर ऐसा नहीं है कि समझा नहीं जा सकता। जहां पर समझने की बात है वहां तो इसे समझा जा सकता है, जहां रटने की बात है वहां इसे रटा जा सकता है। ऐसा क्या है ना? तो है, आसान है। ठीक है, ऐसा चिंता वाला विषय नहीं है कि यार समझ में नहीं आएगा या फिर ऐसा, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।